हेलो। हेलो। आवाज़ आ रही किसी साथी को तो मेरे को बताएं, आवाज़ आ रही मेरी? अगर किसी साथी को मेरी आवाज़ आ रही है तो कृपा करके बताएं। आवाज़ आ रही मेरी? जी साहब। हाँ, साथी गजय सिंह बिष्ट जी जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका। आपका स्वागत करता हूं मैं। और साथी जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात करता हूं। आज लैपटॉप पे हो नहीं रहा साथियों, इसी पे काम करना पड़ेगा हमको। इंद्रेश मैखुरी जी, कॉमरेड लाल सलाम। हमारे माले के साथी कॉमरेड इंद्रेश मैखुरी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि आपदा क्षेत्र में है अभी भी। और साथी अगर जुड़ जाएं तो मैं अपनी बात शुरू करता हूं। साथियों, लाइव का टाइम हो गया है। मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सबसे पहले तो जो आपदा में हमारे मजदूर साथी, स्थानीय लोग, जो जिनकी सूचना मृतक की है, उनके लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और आप लोग सब जानते हैं कि 7 तारीख फरवरी की ये घटना है, लगभग 9:30-10 बजे बीच की घटना है। और मेरे को पहली सूचना जो हमारी फिटविल कंपनी के में मजदूरों का हमारा जो संगठन है, उसके अध्यक्ष भंडारी जी के जो वीडियो उन्होंने भेजा सबसे पहले, उस वीडियो से मुझे प्राप्त हुआ। और उसी समय मैंने तमाम फिटविल कंपनी में, पटेल कंपनी में, एससीसी कंपनी में और ऋत्विक कंपनी में जो हमारे साथी हैं, उनसे मैंने फ़ोन से बात किया। और जो सूचना हमको उसके बाद प्राप्त हुई, और उसी दिन हमने अपने जो ब्रांच के सेक्रेटरी है जोशीमठ के मनमोहन रौतेला जी को तपोवन भेजा, जहाँ की स्थिति हमारे सामने स्पष्ट उन्होंने कहा। और उस दिन उन्होंने बताया कि 200 से भी ऊपर लोग हताहत हैं। और अभी तक जो है, उस दिन तक उनके पास कोई आंकड़ा नहीं था। 9 तारीख को हम लोग देहरादून से, जहाँ ये आपदा आई, तपोवन रैनी के लिए गए, जिसमें हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी के सदस्य कॉमरेड बीजू कृष्णन, हमारे पार्टी के सेक्रेटरी चमोली के भूपाल सिंह रावत जी, CITU के चमोली जिले के अध्यक्ष मदन मिश्रा जी, CITU के जिला मंत्री मनमोहन रौतेला जी, हमारे नौजवान सभा के अध्यक्ष कमलेश गौड़ जी, SFI के प्रांतीय महामंत्री कॉमरेड हिमांशु चौहान, शैलेंद्र परमार और तमाम 20-25 साथी हम तपोवन पहुँचे। तपोवन जाने के बाद हमने अपने यूनियन के तमाम पदाधिकारियों से बात किया, प्रशासन से बात किया और कंपनी प्रशासन से बात किया। उसके बाद हमारे सामने एक स्पष्ट
आंकड़ा आया और उस आंकड़े के अनुसार अभी तक 206 लोग लापता हैं, जिसमें 12 के लगभग स्थानीय लोग हैं, जिसमें 6 लोग रैणी के हैं, 2 लोग करछू के हैं, 2 लोग तपोवन के हैं। ये 12 लोग होते हैं। और जो हमारे पास लिस्ट है उसके अनुसार 206 लोग आज तक लापता है। कल की जो शाम की सूचना है 38 बॉडियां प्राप्त हुई हैं और बाकी लोग लापता में हैं। 12 लोगों को जो है ऋत्विक कंपनी के जो टनल नंबर दूसरा है उससे उसी दिन जो है रेस्क्यू किया गया, जो सुरक्षित है, स्वस्थ है। अभी कुछ लोग हॉस्पिटल में भी हैं, लेकिन जो बताया जा रहा कि 35 लोग जो दूसरा टनल है ऋत्विक कंपनी का, उस टनल में फंसे हुए जो अभी तक नहीं मिले। मेरा जो कहना है, जो स्थिति भयावह स्थिति उस इलाके की है, खासकर जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में जो 56 लोगों की सूची दी गई है उसमें और लोगों की बढ़ोतरी होने की आशंका है। लेकिन अभी तक जो फाइनल कल हमने जिला प्रशासन से जो सूची प्राप्त की उसमें 56 लोग दिखाया जा रहा है। हमने उस दिन स्थानीय लोगों से भी निवेदन किया कि अगर कोई स्थानीय लोग लापता हैं तो उसको भी तुरंत सूचना दें। अभी तक उस प्रकार की सूचना आई नहीं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, खासकर हमारे माले के साथी सती जी का जो कहना है कि इसमें और लोग भी हताहत हो सकते हैं। ये सूची अभी तक प्राप्त नहीं हो रही है, और लोगों ने भी हमको बताया। लेकिन इस पर हमारा जो कहना है कि उत्तराखंड के जो पर्वतीय जनपद है, खासकर जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, ये जो घटना हुई है 7 फरवरी की, ये नई घटना नहीं है। यहां हमेशा जो है प्राकृतिक आपदाएं आती है। 2013 का केदारनाथ का इतना बड़ा हादसा जिसमें हजारों लोग जो है हताहत हुए, उससे भी हमारी सरकार ने सबक नहीं लिया। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि क्या घटना हिमालयी क्षेत्र में घट रही है, अभी तक उत्तराखंड सरकार के पास इस प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी बता सके स्थानीय लोगों को कि ये घटना जो है हिमालयी क्षेत्र में घट रही है, जो कि आम जनता को नुकसान करेगी। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। आज ऐसी टेक्नोलॉजियाँ आज आ गई हैं जो कि भूकंप के अंदेशा को भी बता देती कि भूकंप आने वाला है। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि हमारे उत्तराखंड सरकार के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है। 20 साल राज्य को बने हो गए हैं, अभी तक हमारी सरकार इस टेक्नोलॉजी को प्राप्त नहीं कर पाई। दूसरी बात मेरा ये कहना है, जिस इलाके में ये घटना घटी है, खासकर रैणी गांव, जहां की चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिस चिपको आंदोलन की नेत्री उस रैणी गांव की है, और उस रैणी गांव के ऊपर इस प्रकार की घटना घटती है। और ये चिपको आंदोलन इसीलिए हुआ था कि वहाँ पेड़ों का कटान ना किया जाए। मुझे याद है जब ऋतिक प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा था, उस समय भी स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया था कि यहाँ जो छेड़खानी ना किया जाए इस इलाके में। तमाम विस्फोटों का प्रयोग उस जमाने में किया गया, पेड़ों का कटान किया गया, और उसके बाद भी हाल ही के वर्षों में पेड़ काटे गए वन विभाग के द्वारा, जिसका विरोध स्थानीय जनता ने किया। और हमारे संज्ञान में है कि एक रिट माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में रैणी गांव के स्थानीय लोगों की पड़ी हुई है, जिसका निस्तारण नहीं हुआ। आज हम देखते हैं ऋषिकेश से लेकर के और पूरे हिमालयी क्षेत्र में जनपद चमोली, रुद्रप्रयाग के अंदर सड़कों का निर्माण हो रहा है। तमाम सड़कों का जो मलबा है वो सड़क नदी में गिराया जा रहा है। हिमालय में क्या गतिविधियां हो रही है, उस गतिविधियों की जानकारी सरकार के पास नहीं है। अभी HN बोगड़ा यूनिवर्सिटी के एक स्कॉलर जो वहाँ उसके नज़दीक पहुँचा, उन्होंने सूचना दी कि रैणी गांव के ऊपर
दो नदियां हैं, एक ऋषिगंगा नदी है और एक नदी और है जिस नदी का नाम है रोठी नदी। और उस रोठी नदी में स्लाइडिंग आया, बर्फ पिघली और उस स्लाइडिंग ने जो है आपका ऋषिगंगा नदी को रोक दिया। ये कब रोका, कितने घंटे रोका गया, कितने दिन रोका गया, ये जानकारी सरकार के पास नहीं है। और जब उसका जो रोका हुआ पानी है जब वो टूटा, वो तमाम मलबे को अपने साथ लेकर के आया, लेकिन अभी तक भी सरकार के पास कोई अलार्म सिस्टम तक नहीं है कि जो कि जनता को बताए। रैणी गांव का एक हेलमेट विलेज है जो कि घटना के नज़दीक, घटनास्थल के नज़दीक है। वहाँ के लोगों ने वीडियो बनाया, वहाँ से लोगों को सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन इतना कम समय था कि पूरा मलबा आया और उसने सबसे पहले ऋषिगंगा पुल को, ऋषिगंगा के प्रोजेक्ट को तोड़ खत्म कर दिया। जो हाईवे का पुल है रैणी के बगल में, उस पुल को तोड़ दिया। रैणी गांव के 2 झूला पुल है, उन झूला पुलों को तोड़ दिया। और वर्तमान में जो हमारे पास सूचना है कि 13 ग्राम पंचायतें हैं, जो 13 ग्राम पंचायत जो है जिला मुख्यालय से कटे हैं, देश से कटे हुए हैं। हम ये भी कहना चाहते हैं कि उन 13 ग्राम पंचायतों में लगभग 33 हेलमेट विलेज है जहाँ लोग रहते हैं। ये क्षेत्र जो है अनुसूचित जनजाति का एरिया है। इस क्षेत्र में व्यापारिक फसलें पैदा की जाती है, सेब है, माल्टा है, आलू है, चौलाई है, राजमा है, इसको पैदा किया जाता है जो कि बाद में बेच दिया जाता है। वहाँ गेहूं चावल का उत्पादन नहीं होता है। वहाँ की जनता बाजार पर मुनस्सर है जहाँ से उनका आटा, चावल, तेल, दालें, सब्जियाँ जाती है। अभी आज जो है जो 13 तारीख हो गई है, 8 दिन इस घटना को, लगभग 7 दिन 6 दिन इस घटना को हुए हो गई है। अभी तक सारे गांव कटे हुए हैं। उन गांव में प्रशासन के माध्यम से जो है हेली से सामान जा रहा है। हमने 9 तारीख को, 10 तारीख को वहां पहुंच करके जिला प्रशासन से बात किया। हमने उनको कहा कि यहाँ के जो पुलें हैं, पुलों का निर्माण किया जाए, लोगों की आवाजाही को सुनिश्चित किया जाए, लोगों को सामान की व्यवस्था किया जाए। और 11 तारीख को हमारी पार्टी, चमोली की पार्टी के जिला मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन को मिला, जिसमें हमने जनता के जो आवश्यक चीज़ें हैं, आवश्यक पूर्ति है, उसको करने की मांग करी। अभी जब हम वहाँ पर गए, हमको पता चला कि उत्तराखंड सरकार ने 4 लाख रुपया मृतक के लिए घोषित किया है। हमने इस पर आपत्ति दर्ज किया कि आज से 8 साल पहले 2013 में केदारनाथ की घटना के समय 5 लाख रुपए दिया गया, उसको 8 वर्ष के बाद बढ़ाया जाना चाहिए, आपने उसको 1 लाख कम कर दिया। हमको ये भी पता चला कि जो प्रोजेक्ट ऋत्विक का जो प्रोजेक्ट है, जो एनटीपीसी के अंडर में आता है, जिसमें एससीसी कंपनी है, ऋत्विक कंपनी है और ओम मेटल कंपनी है, जिसके मजदूर बड़ी तादाद में हताहत हुए हैं, 20 लाख की घोषणा एनटीपीसी ने किया है, लेकिन ये नाकाफी है। और हमने सरकार से मांग किया कि कम से कम एक मृतक के लिए 50 लाख रुपए और उसके परिवार के लिए सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। हम ये भी कहना चाहते हैं कि अभी फेसबुक के माध्यम से हमें कल पता चला कि वहाँ की जो स्थानीय जनता है वो बड़ी आक्रोशित है। उनने एनटीपीसी पर प्रदर्शन किया और प्रशासन ने 3 लोगों को जो है गिरफ्तार कर दिया। ये उस क्षेत्र में अशांति फैलाने का काम करेगा। हम इसको कंडम करते हैं, इसका हम विरोध करते हैं। 6 दिन की घटना के बाद भी अभी तक बॉडियां नहीं निकली है, जिससे जनता में आक्रोश है, जनता परेशान है। उनके परिवार के मुखिया, उनके परिवार के लोग अभी तक लापता है, लेकिन प्रशासन सुस्ती से काम कर रहा है, बहुत तेजी से काम नहीं कर रहा है, जिस कारण अभी तक भी 6 दिन के बाद भी वो बॉडियां नहीं निकली है। ये सबसे बड़ी दुखद की बात है। और उस आक्रोश को दबाने के लिए जिला प्रशासन जनता को दबाने का काम कर रहा, उनको गिरफ्तार करने का काम कर रहा। आज ही हमको फेसबुक से माध्यम से पता चला, इसकी ये सत्यता किस बात में मुनस्सर करेगी कि जिलाधिकारी चमोली ने कोई कांग्रेस का एक खाने का कैंप लगा था, उसको हटाने का आदेश किए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। अगर कोई स्वयंसेवी संस्था
कोई राजनीतिक लोग, अगर कोई व्यापारिक संगठन के लोग, गांव के लोग अगर वहां जनता की सेवा करना चाहते तो उसका रोका जाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जिला प्रशासन का जो सूचना केंद्र है वो तपोवन में होना चाहिए, सूचना केंद्र नहीं है, जिस कारण तमाम प्रदेशों के लोग जो है अपने लोगों को ढूंढने आ रहे हैं और उनको सही सूचना नहीं मिल पा रही है। हमने जिला प्रशासन से मांग किया कि तपोवन में जो है एक एसडीएम रैंक का अधिकारी बैठना चाहिए सूचना केंद्र में। जो टेलीफोन जारी किए गए हैं, जो नंबर जारी किए गए हैं, उन नंबरों पर एक सक्षम अधिकारी बैठना चाहिए। जब 24 घंटे वो उस टेलीफोन पर आदमी होना चाहिए, जो भी सूचना लोग मांगे उनको मिलना चाहिए, जिससे कि लोगों को राहत मिले। लेकिन ये काम हो नहीं रहा है। दूसरा हमारा ये कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री का जाना सही है, माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार का जाना भी सही है, लेकिन बाकी जो भय भी जा रहे हैं, राज्यपाल, माननीय महामहिम राज्यपाल भी पहुंच गए। ये कोई पिकनिक की जगह नहीं है। और उससे हमको लगता है कि जब वीआईपी उस क्षेत्र में जाएंगे तो जो प्रशासन है, जो शासन है, वो उनकी आवाजाही में लगे रहेगा, उनके स्वागत में लगे रहेगा, तो राहत कार्य को जो है डिस्टर्ब होगा, राहत कार्य तेजी से नहीं चलेगा। हम ये कहना चाहते हैं सरकार से कि सरकार को इन सवालों को लेकर के सबक लेना पड़ेगा। अभी इससे ऊपर भी 2 प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं। आपका लाता वाला प्रोजेक्ट है, तमक वाला प्रोजेक्ट है, उसके अभी रैणी और तपोवन के बीच भी एक प्रोजेक्ट का निर्माण हो रहा। तमाम प्रोजेक्टें बनाने की बात हो रही है, लेकिन ये कैसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, क्या पर्यावरणीय स्वीकृति इनको ठीक ढंग से मिल रही कि नहीं मिल रही है। हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट के मालिक हैं, जो प्रोजेक्ट की कंपनियां हैं, वो पर्यावरण डिपार्टमेंट को प्रलोभन देने का काम करती है, जिससे उसको स्वीकृति लाती है, लेकर के आती है। लेकिन कैसे बचेगा पहाड़। आप बिजली पैदा करिए, स्वागत है, लेकिन क्या बिजली पैदा करने के साथ वहाँ की जनता के लिए जो खतरे पैदा हो रहे हैं, उन खतरों के बारे में सबक कौन लेगा। ये तो सरकार को सबक लेना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि आज भी जो है इतने दिन बीतने के बाद भी अभी तमाम मजदूर जो है हताहत हैं, तमाम मजदूर लापता है। उस बारे में सरकार को जो है गंभीरता से चिंता करनी चाहिए, गंभीरता से उस पर काम होना चाहिए। आज बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, 6 दिन के बाद भी वो टेक्नोलॉजी वहाँ नहीं पहुँच रही जिससे कि लोगों का पता किया जाए। और जो ये 38 बॉडियाँ कल तक मिली है, ये 38 बॉडियाँ भी आपके कर्णप्रयाग से लेकर, मैठाणा से लेकर के आपके श्रीनगर तक जो है नदी में बह करके ये बॉडियाँ मिल रही है। ये बहुत बड़ी चिंता का सवाल है। जो हमारे पास सूचना है, लगभग 115 ऋत्विक कंपनी के मजदूर लापता हैं, 21 जो है ओम मेटल कंपनी के मजदूर लापता हैं, 56 मजदूर जो है ऋषिगंगा के लापता हैं, 3 मजदूर जो है एससीसी के लापता हैं, और 12 लोग जो है स्थानीय हैं, जिसमें घास काटने वाले, गाय चुकाने वाले, बकरी चुकाने वाले लोग लापता हैं। ये कुल मिलाकर 206 लोग होता है। हम कहना चाहते हैं सरकार को कि सरकार को जो है हिमालयी क्षेत्र में क्या क्या घटनाएं घट रही है, ये इस घटनाओं की सूचना देने के लिए वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी को विकसित करना पड़ेगा, जिससे कि लोग हताहत ना हो। भारत सरकार को, आपके राज्य की सरकार को 2013 की आपदा के बारे में पता है, उसके बावजूद 8 साल बीतने के बावजूद भी सरकार सबक नहीं ले पाई। और जो सरकार तमाम निर्माण कार्य जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कर रही है, अभी रेलवे की लाइन जाने की बात हो रही है, अभी आपका जो है सड़कों का निर्माण होने की बात हो रही है, तो उससे कितना नुकसान उस क्षेत्र को होगा। हमारा ये भी कहना है, जो हिमालयी क्षेत्र है, जो हिमालयी पर्वत है, वो बहुत नया पर्वत है, बहुत कच्चा पर्वत है। अगर आप उस पर्वत के साथ छेड़खानी करोगे तो वहाँ जो है बहुत सारी मानव के खिलाफ जो है घटनाएं घटेंगी, और जिससे कि जनता हताहत होगी। इसलिए इस बात का सबक इस सरकार को लेना चाहिए। हमारा ये कहना है कि जो लोग वहाँ पर हताहत हुए हैं, उसके बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। जहाँ हम एक और जो देश की सेवा करते हुए देश का सैनिक, देश का अर्धसैनिक बल, देश का पुलिस बल शहीद हो जाता, हम उसको शहीद का दर्जा देते हैं, लेकिन क्या उस मजदूर को शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए, जो देश के निर्माण का काम कर रहा है, जो देश में बिजली पैदा करने का काम कर रहा है, उत्पादन का काम कर रहा है, और जिससे कि देश को फायदा हो रहा है, वो अपने जीवन लगा करके
जो है इस निर्माण कार्य में लगा है, जिसमें आज ये घटना घट गई है। और निर्माण कार्य करते हुए कई मजदूर जो है टनल के अंदर मर जाते हैं। कई बार जो है जो पहाड़ टूट करके टनल के अंदर आता है, मजदूर मर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज भी उत्तराखंड के अंदर राज्य सरकार के नेतृत्व में, राज्य सरकार के अंडर में कई परियोजनाओं का निर्माण हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड की सरकार के पास, उत्तराखंड की सरकार की कोई नीति नहीं है, कोई कानून नहीं है। प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूर के लिए क्या कानून होगा, ये अभी तक कोई कानून नहीं है। तमाम आपके जो LNT का जो प्रोजेक्ट है आपके रुद्रप्रयाग में, जो आपका जो है ये जल विद्युत निगम के जो प्रोजेक्ट देहरादून के अंदर बनने हैं, जो उत्तरकाशी के अंदर बनने हैं, जो निर्माणाधीन है या और बनने हैं, लेकिन बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन सरकार की उन मजदूरों के लिए कोई नीति नहीं है, कोई सुरक्षा व्यवस्था सरकार कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं करती है कि उस मजदूर के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। कोई अलार्म सिस्टम उस मजदूर के लिए नहीं है। जो टनल के अंदर मजदूर जब चले जाता है, वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन इतवार का दिन था, अगर इतवार का दिन नहीं होता बहुत सारे मजदूर हताहत होते, क्योंकि उस दिन कंपनी के बहुत कम मजदूर काम कर रहे थे। ठेकेदार के अंडर में काम करने वाले मजदूर थे जो हताहत हुए हैं। और तमाम मजदूरों की सुरक्षा के बारे में सरकार कभी चिंतित नहीं होती है। उनके लिए क्या पैसा मिलता है, उनके लिए वेतन मानदेय क्या है, क्या टीए है, क्या डीए है, क्या क्या उनके लिए मिलता है, कभी सरकार उसके बारे में चिंतित नहीं होती है। सरकार कभी बात नहीं करती है इस बारे में। केवल सरकार जो है बिजली निर्माण करने की बात करती है, प्रोजेक्टों की बात करती है, लेकिन उस सरकार की सुरक्षा, उस मजदूर की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी तो सरकार की बनती है। इसलिए हमारा ये कहना है कि तमाम जो स्थानीय लोग हैं, जिन लोगों के पास राशन नहीं पहुंच रहा है, जिन लोगों के परिवार हताहत हो गए हैं, जिन लोगों की हमारे पास सूचना है कि रेणी और तपोवन ढाक में मकानें भी रही हैं, उनका पुनर्निर्माण के लिए क्या व्यवस्था होगी। उनका सारा सामान, कई परिवारों का सामान बह गया, उनके रहने खाने की क्या व्यवस्था होगी। सरकार को गंभीरता से उस पर लेना पड़ेगा। हमारा ये कहना है कि हम तमाम प्रदेश, जो अन्य प्रदेशों के मजदूर उन प्रोजेक्टों में काम करते थे, हम 1-2 दिन में तमाम प्रदेशों के जो प्रशासन है उन प्रशासन को सूची उपलब्ध कराएंगे कि किस प्रदेश के कितने लोग हैं। हमारे पास एड्रेस भी हम ले रहे हैं कि किस गांव के हैं, किस इलाके के हैं, कौन से ब्लॉक तहसील के हैं। 1-2 दिन में हम सूचना, तमाम झारखंड है, उसमें जम्मू कश्मीर है, उसमें उत्तर प्रदेश के लोग हैं, बिहार के लोग उसमें हैं, आपके झारखंड के लोग उसमें हैं, उसमें तमाम दिल्ली के लोग भी हैं, उसमें जो नौकरियां करते थे, उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों के लोग हैं, देहरादून के लोग हैं, चमोली के लोग हैं, रुद्रप्रयाग के हैं। वो जो लोग हताहत हुए हैं, हम उनकी सूचना भी उन तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जिनके परिवार के लोग उन प्रोजेक्टों में काम करते थे, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए जिला प्रशासन और उत्तराखंड सरकार सही सूचना पहुंचाई, और स्थानीय लोगों के लिए जो उनकी असुविधाएं होगी है, जो अलग थलग पड़ गए हैं, उनके लिए अविलंब उनको जोड़ने का काम करें, अविलंब उनकी सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। जब हम 10 तारीख को वहां पहुंचे, हमको दिखा कि उस कटान से पूरे रेणी गांव में भूस्खलन हो गया है। रेणी गांव जो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, उसके बीच जो झूला पुल है वो टूट गया है। वो गांव के लोग आपस में नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है। सरकार को अविलंब जो है उस पर काम करना चाहिए, प्रशासन को गंभीरता से उस पर काम करना चाहिए। और मेरा निवेदन है कि उस क्षेत्र में तमाम वीआईपीओं को, अधिकांश वीआईपीओं को जाने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है कार्य बाधित हो रहा है। और जहाँ तक जो प्रशासन द्वारा जनता को, आम लोगों को सहायता देने के लिए जो कैंप लगाए गए हैं, उन कैंपों को रोका नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर जो है सिख समुदाय के लोग भी पहुँचे हुए हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जिन्होंने वहाँ कैंप लगाया है, जो कि तमाम अभी किसान आंदोलन चला, उस आंदोलन में भी उनके लंगर लगे हुए हैं। अगर आप इस प्रकार से उनको रोकेंगे तो बड़ी तादाद में जो लोग जा रहे हैं, बाहर से जो लोग जा रहे हैं, उनके लिए खाने की व्यवस्था क्या होगी। इसलिए मैं प्रशासन से भी निवेदन करता हूं कि प्रशासन जो है लोगों को ना रोके, उनको स्थान चिन्हित करके दे कि आप कहाँ कैंप लगा सकते हैं। और जो प्रशासन, जो वहाँ के लोगों के अंदर आक्रोश है, उस आक्रोश को कम करने के लिए उनको सहयोग दे,
उनसे प्रेम से बात करें, प्यार से बात करें, ना कि डंडे के बल पर या पुलिस के दम पर जो है लोगों को गिरफ्तार करने का काम करें, लोगों को सांत्वना देने का काम करें। इस घड़ी में ये बहुत आपतित घड़ी है। जोशीमठ के पूरे ऊपर के इलाके में लोग बहुत डरे हुए हैं और अभी भी जो सूचनाएं आ रही है कि उसमें जो है तालाब बना हुआ है ऊपर, उस तालाब में जो हमको सूचना मिल रही है कि उसमें रिसाव हो रहा है। लेकिन अभी तक कितनी ताजुब की बात है कि 6 दिन घटना के बाद भी अभी तक कोई लोग वहां नहीं पहुंचे कि वो तालाब कितना बड़ा है, कितना गहरा है। ये सूचना अभी तक सरकार द्वारा जो है नहीं दी गई जनता को, जिससे कि पूरे इलाके के लोग डरे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आज तक भी जो है पूरा गंदा पानी जो है हरिद्वार से नीचे तक गंदा पानी जा रहा, कितना मग उसमें आया होगा, कितना मलबा उसमें आया होगा, ये देखने की बात है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि मायापुर पिपलकोटी के बाद जो तीव्रता थी उस पानी में, वो तीव्रता कम हो गई, जिस कारण जो नदी किनारे के जो शहर हैं, चमोली है, रुद्रप्रयाग है, कर्णप्रयाग है, श्रीनगर है, यहाँ तक ऋषिकेश तक जो है खतरा जो उत्पन्न हो गया था, वो खतरा रुक गया। और क्योंकि उसका बहाव कम हो गया, मैं फिर से निवेदन करना चाहता हूं कि जिला प्रशासन से वो तमाम लोगों का सहयोग ले, तमाम जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें और सहयोग लेते हुए जो वहाँ की घटनाएं उसको दूर करने का काम करें। हम ये कहना चाहते हैं, हम सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं कि तमाम उस इलाके के लोगों को जो कि जिला मुख्यालय से कट गए हैं, जो देश से कट गए हैं, उनके लिए व्यवस्था करें, क्योंकि बहुत ठंडा इलाका है, बहुत ठंडा उस इलाके में होता है। वहाँ राशन की आपूर्ति अगर समय पर नहीं होगी, लोगों को किसी के पास बिस्तर होगा कि नहीं होगा, ये आपूर्ति करने का काम प्रशासन का है, सरकार का, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और जो कार्य वहाँ पर हो रहा है, जो हताहत मजदूर हुआ है, उस कार्य को तीव्र गति से किया जाए। और आने वाले समय में जो तमाम निर्माण कार्य उस क्षेत्र में हो रहे हैं, सरकार को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा कि ये निर्माण कार्य किस तरीके से हो रहे हैं। ये निर्माण कार्य नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे। हम कहना चाहते हैं, अभी तोता घाटी में 6 महीने तक सड़क बंद रही, आज भी तोता घाटी में सड़क का निर्माण नहीं हुआ। वो इतनी खतरनाक चट्टान है कि उसमें जो है तमाम ऊपर से टूट के आ रहा है, तमाम जाम लग रहा है वहाँ। और इसी प्रकार से पता नहीं कितने स्पॉट हैं उस पूरे क्षेत्र में। हमारी सरकार ने जो टेक्नीशियन लोग हैं, उन्होंने क्या गंभीरता से नहीं सोचा कि उस क्षेत्र में कितना बड़ा नुकसान होगा। सरकार को जो है, वो जो कंपनियां निर्माण कार्य सड़कों का कर रही है, उनको जो है डंपिंग जो उनकी सूचना दी गई है, लेकिन तमाम अधिकारियों को, तमाम नेताओं को नजर आ रहा है कि वो कहाँ डंपिंग जोन बनाए गए हैं। तमाम सड़क का मलबा जो है नदी में डाला जा रहा है। और अगर इस प्रकार से नदी में डाला जाएगा तो क्या आने वाले समय में जो बरसात का समय होगा, क्या बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं होगी? और जब बाढ़ की स्थिति पैदा होगी तो पूरे पहाड़ के अंदर कटान शुरू हो जाएगा। इसलिए सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि इस क्षेत्र में निर्माण कार्य जो है बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से निर्माण कार्य होने चाहिए। तमाम पर्यावरणीय स्वीकृति को गंभीरता से देखा जाना चाहिए। और खासकर जो हिमालयी क्षेत्र है, जहाँ बर्फ होता है, उस इलाके में जो है इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए। और दुख हमको इस बात का है कि जिस गांव में जो है इस चिपको आंदोलन की नेत्री पैदा हुई है, जिस इलाके में चिपको आंदोलन उनके नेतृत्व में वहाँ पेड़ों पर चिपक करके पेड़ को बनाया गया, रक्षा धागे को बांध करके पेड़ को बचाया गया, आज उसी क्षेत्र में इतना भयानक आपदा घट गई है क्योंकि उसी इलाके में निर्माण कार्य हुआ है जहां लोगों ने विरोध किया, वहां की क्षेत्र की जनता ने विरोध किया कि यहाँ इस प्रकार के निर्माण नहीं किए जाएं। हमको याद है जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है, 2013 में ऋषिगंगा प्रोजेक्ट उस समय भी खत्म हो गया था, उसके मालिक भी उसके अंदर दब के मर गए थे, लेकिन उसके बाद भी उस ऋषिगंगा प्रोजेक्ट को दोबारा सरकार ने अनुमति दी और दोबारा वो प्रोजेक्ट बना। और आज उस प्रोजेक्ट में 26 लोगों की जाने की पूरी संभावनाएं हो गई है। क्या सरकार को इस प्रकार से सोचना नहीं चाहिए कि कितनी जाने सरकार जो है देश के निर्माण के लिए, देश के उन्नति के लिए कितनी जाने सरकार लेगी। सरकार को बहुत गंभीरता से इस बारे में सोचना पड़ेगा। और अगर सरकार को उस क्षेत्र में अगर निर्माण करना है, तमाम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है बार सूचनाएं, हर समय सूचनाएं प्राप्त उस क्षेत्र को होनी चाहिए। हम देखते हैं दक्षिण भारत में जब समुद्र में तूफान आता है तो सरकार अलर्ट कर देती है, तमाम सूचनाएं प्राप्त जनता को होती है, जनता जो है समुद्र के किनारे से उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे उत्तराखंड की सरकार
को ये पता नहीं है, हमारे उत्तराखंड की सरकार के पास इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं है जो उस क्षेत्र की जनता को बताया जाए। मैं तमाम जो हमारे चैनल के लोग हैं, तमाम हमारे जो पत्रकार बंधु हैं जो बार बार वहाँ की सूचनाएं दे रहे हैं, कठिन जीवन जीते हुए जो है सूचनाएं एकत्र करके सरकार तक पहुँचा रहे हैं, मैं सरकार से निवेदन करता हूँ इन सूचनाओं को कलेक्ट करके और उन लोगों की, जो लोग वहाँ जनता की सेवा कर रहे हैं, उनकी मदद लेकर के उन सूचनाओं को आने वाले समय में वहाँ की जनता को बचाया जाना चाहिए। हमारी पार्टी उस क्षेत्र की जनता के साथ है। हम 16 तारीख के बाद तमाम सर्वे करने उस क्षेत्र में जा रहे हैं कि कितने परिवार हैं जो हताहत हुए हैं, कितने स्थानीय लोग, कितने हमारे जनपद के लोग, कितने राज्य के लोग मजदूर, कितने वहाँ हताहत हुए हैं, कितनी बॉडियाँ प्राप्त हुई है। हम फिर से, हमारी पार्टी मांग करती है इस उत्तराखंड सरकार से कि जो राहत कार्य है उस राहत कार्य को त्वरित गति से किया जाए, अविलंब उसको पूरा किया जाए। जो आक्रोश जनता के बीच है, तमाम प्रदेश के, हमारे प्रदेश के, हमारे उस क्षेत्र के लोग, जो स्थानीय हमारे मजदूर लापता हो गए हैं, जो आक्रोश है उस आक्रोश को ख़त्म करने के लिए उस जनता के प्रशासन को जो है प्रेम पूर्वक उस जाए और डंडे की बल पर अगर सरकार या प्रशासन वहाँ की जनता के साथ अगर डंडा चलाने का काम करेगा, कानूनी कार्रवाई करने का काम करेगा, तो हम जो है जनता के साथ खड़े होंगे और हम जनता के पक्ष में आंदोलन करने का काम करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी चमोली जिला प्रशासन की होगी, उत्तराखंड सरकार की होगी। इसलिए हम सरकार से फिर से मांग करते हैं कि उस क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए, उस क्षेत्र के में जो भौगोलिक परिस्थितियां उनको देखते हुए निर्माण कार्य किया जाए, वहाँ की जनता को विश्वास में लेकर के परियोजनाओं का निर्माण किया जाए, सड़कों का निर्माण किया जाए, किसी भी प्रकार के निर्माण जो है वहाँ के स्थानीय लोगों को का विश्वास जीतते हुए, वहाँ के प्रतिनिधियों का विश्वास जीतते हुए करें। वहाँ के प्रतिनिधियों को साथ लेकर के, प्रतिनिधियों के जो सुझाव हैं उनको साथ लेकर के वहाँ की जनता की मदद किया जाए और जो लोग दबे हैं उन लोगों के लिए जो है वो जो हाथ हुए हैं उनके लिए अविलंब जो है कार्य किया जाए। दूसरा, हमारा उत्तराखंड सरकार से मांग है कि जो राहत राशि, जो आपने मदद की राशि जो बहुत कम दिया है, उस राशि को बढ़ाया जाए। कम से कम 50 लाख रुपया जो है परिवार को, जिसके परिवार का आदमी, कमाने वाला आदमी चले गया है, उस परिवार को दिया जाए, उसके एक परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिया जाए। ये हम सरकार से मांग करेंगे और आने वाले समय में भी इन सवालों को लेकर के आंदोलन करेंगे। और हम ये भी कहना चाहते हैं उत्तराखंड सरकार से, एक ज़माने में उस इलाके में मिट्टी तेल के डिपो हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत ख़राब रहता है, लेकिन आज वो तेल के डिपो भी, मिट्टी तेल ही सरकार ने ख़त्म कर दिया। डिपो क्या होता है? वहाँ जो है राशन के डिपो बनाए जाने चाहिए, खासकर जो है जब ये उसका टाइम आता है, बरसात का टाइम और जाड़ों का टाइम आता है, क्योंकि उस इलाके में इस प्रकार का राशन नहीं होता है। और जो राशन वो पैदा करते हैं, जो व्यापारिक फसलें वो पैदा करते हैं, आलू है, राजमा है, चौलाई है, उसका दाम सरकार को निश्चित करना चाहिए, जो कि वहाँ के लोगों के लिए उनकी आर्थिकी बढ़ सके, वहाँ के लोगों के, बेरोजगारों के लिए रोजगार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। और जो जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, चाहे वो राज्य सरकार के हैं, चाहे वो भारत सरकार के उत्तराखंड में हो रहे हैं, उसके लिए कानून बनना चाहिए, वहाँ के मजदूरों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए और वहाँ के मजदूरों के लिए जो है जो सरकार सुनिश्चित वेतन है उस वेतन को बढ़ाया जाना चाहिए, मानदेय को बढ़ाया जाना चाहिए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकार को सुरक्षा व्यवस्था पर हस्तक्षेप करना चाहिए, तमाम बार मीटिंगें करनी चाहिए, बार कंपनियों से बात करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं खास करके जो ऋत्विक कंपनी है, ऋत्विक कंपनी जो मदद कर रही है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। जो प्रशासन के लोग, सरकार के लोग जो मदद करने का काम कर रहे हैं, तमाम पत्रकार, स्वयंसेवी संस्थाएं जो मदद करने का काम कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं और अपील करते हैं उत्तराखंड सरकार से कि अविलंब राहत कार्य को तेजी से चला करके वहाँ जो लोग लापता हैं उनका पता लगवाया जाए और उन लोगों के लिए जो है राहत राशि दिया जाए और स्थानीय लोगों के लिए जो कट गए हैं उनके लिए रास्ते बनाए जाए, पुल का निर्माण किया जाए, अविलंब पुलों का निर्माण करते हुए वहाँ राहत राशि पहुँचाने का काम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।